हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी आवर्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 प्राइमरी ऑक्यूपेशन। ये इस चैप्टर से रिलेटेड सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने प्राइमरी ऑक्यूपेशन के 2 टाइप्स को डिस्कस किया था, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। क्लियर। अब वीडियो के इस पार्ट में हम नेक्स्ट 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन है उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो में हमने हंटिंग एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस को डिस्कस किया था। दीज आर द टाइप्स ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, यानी दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, यानी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट रहती है या डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं उन्हें कहते हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन। तो 2 टाइप्स की हम बात कर चुके थे, हंटिंग एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। वीडियो के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फिशिंग एंड लुम्बरिंग। क्लियर। तो आज का हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन है फिशिंग। फिशिंग का मतलब होता है कैचिंग फिशेज, यानी मछलियाँ पकड़ना, यानी मछलियों का शिकार करना। तो जब मछलियों का शिकार किया जाता है तो एक तरह से इट इज़ ए पार्ट ऑफ हंटिंग, यानी शिकार का ही एक पार्ट है। और बहुत ही पुराने समय से ये जो प्रैक्टिस है यानी फिशिंग है वो की जा रही है बाय द ह्यूमन बीइंग। ठीक है। और आज के टाइम में ये ऑक्यूपेशन बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। लेकिन यदि बात करें तो मैन को इस ऑक्यूपेशन को करने में बहुत सारी जो नेचुरल ऑब्स्टेकल है वो क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि जो फिशेज़ है वो नेचुरली कहाँ पे कॉट की जाती है, कहाँ पे पकड़ी जाती है, तो ऑन द बैंक ऑफ पॉन्ड्स कहें, रिवर्स कहें, कैनल्स कहें, लेक्स कहें, या फिर जो कोस्टल एरियाज़ हैं सी के समुद्र के चारों ओर, तो वहाँ पे अक्सर जो है फिशिंग की जाती है। तो ये हमें पता है कि इन सारे एरियाज़ में जो नेचुरल जो डिज़ास्टर है वो समय के साथ आते रहते हैं, जिसके कारण से जो फिशिंग ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व लोग हैं उनको नेचुरल जो ऑब्स्टेकल है उसको टाइम टू टाइम फेस करना पड़ता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जो ये फिशिंग ऑक्यूपेशन है एज यूजुअल फॉर अर्निंग द लाइवलीहुड, यानी अपनी जो आजीविका है वो कमाने के लिए की जाती है। क्लियर। इसके अलावा फिशेज से क्या क्या मिलता है, फूड ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है। फिशिंग के बाद उसके बाद उससे लेदर मिलता है। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं, मिल्च एनिमल्स हैं, ये मिल्च है यानी जो दूध देने वाले पशु हैं उनके लिए एज ए फॉडर का यानी चारे का काम करता है। और इसके अलावा फर्टिलाइजर्स बनाने में भी जो फिशेज हैं, मछलियाँ हैं, उनका यूटिलाइजेशन किया जाता है। ठीक है। और जैसे जैसे हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हुई है वैसे वैसे और जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ हुई है, तो उसके साथ साथ जो फिशिंग की जो डिमांड है वो क्या हो गई है, वो भी बढ़ रही है और उसका भी मॉडर्नाइजेशन हो गया है। यानी फिशिंग ऑक्यूपेशन में भी जो मॉडर्न टेक्निक्स है, जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। क्लियर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वेयर फिशेज आर फाउंड मोर, यानी जैसे कि हमने बात किया कि जो फिशिंग है वो कहाँ की जाती है, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ठीक है, कोस्टल एरियाज ऑफ सी। ठीक है। तो यहाँ पे जो फिशिंग की जाती है वो फिशिंग क्यों की जाती है, तो मछलियाँ वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएंगी, तो जैसे कि हमको पता है कि जो ओशन करंट्स होती है, ओशन करंट 2 टाइप्स की होती है, एक वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स, यानी जो ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। तो जो भी एरियाज है जहाँ पे ये जो ओशन करंट्स है वो मिलती है, वहाँ पे जो फिशिंग की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे जो फिशेज होती हैं, जो मछलियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि जहाँ पे भी ये दोनों जो करंट्स हैं, यानी वार्म करंट्स एंड ओशियन करंट्स, ये दोनों इनका कॉन्फ्लुएंस यानी जहाँ पे ये मिलती हैं, तो वहाँ पे जो है प्लैंकटन नाम का जो एक लाइक ए ट्री होता है, पेड़ होता है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, जो कि फिशेज का क्या होता है, फूड होता है, उनका खाना होता है। तो जहाँ पे भी प्लैंकटन सबसे ज़्यादा अवेलेबल होगा वहाँ पे जो फिशेज की जो ग्रोथ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोल्ड ओशन करंट्स होती हैं वो प्लैंकटन के ग्रोथ को क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा इनक्रीज करती हैं। उनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, न्यूट्रिशंस होता है। ठीक है। और इस न्यूट्रिशन के कारण ही जो मछलियाँ हैं उनको खाती हैं और उनको खा के अलाइव यानी जीवित रहती है, जिसके कारण से वो जो एरियाज है वहाँ पे फिशिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फिशेज जो है, मछलियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती हैं। और जहाँ पे भी जो प्लैंकटन जो है, जिसको कि स्मॉल प्लांट्स लाइक जो एल्गी होता है या काई होता है, ठीक है, जैसे देखा है ना, तो ये मछलियों के लिए एज ए फूड जो है
काम होता है, यानी मछलियाँ इसको खाती हैं और अलाइव यानी जीवित रहती हैं। और इन एरियाज़ में जो मछलियाँ हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, उनकी ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। क्लियर। अब हम उन मेजर रीजंस की बात करेंगे जहाँ पे फिशिंग ऑक्यूपेशन है वो किया जाता है। तो इसमें 4 रीजन है हमारे। नॉर्थ पैसिफिक कोस्टल रीजन, ठीक है, तो ये हमारा पैसिफिक रीजन, पैसिफिक यहाँ पे ओशन है। तो नॉर्थ पैसिफिक कोस्टल रीजन की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ मतलब इधर आ जाएगा ये, ठीक है, नॉर्थ की तरफ ऊपर। नॉर्थ अटलांटिक कोस्टल एरियाज ऑफ अमेरिका, यानी अटलांटिक की बात करें तो नॉर्थ में इधर ये अमेरिका की तरफ ये वाले एरियाज। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन रीजन यानी यूरोपीय एरिया, तो यहाँ के ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ये वाले एरियाज, ठीक है। एंड जापान सी, यानी ये जापान है और जापान के आसपास का जो ओशन है वहाँ पे जो फिशिंग ऑक्यूपेशन है वो की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है दैट इज़ लम्बरिंग। लम्बरिंग का मतलब होता है वुड कटिंग यानी लकड़ियाँ काटना। और ये भी एक बहुत ही मेजर प्राइमरी ऑक्यूपेशन है जो कि एंशिएंट बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। जैसे कि हमने उसमें गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस में भी पढ़ा था कि लोग हैं वो एंशिएंट टाइम से ही जंगल से यानी फॉरेस्ट से लकड़ियाँ वगैरह हैं वो कलेक्ट करते थे। और उस समय जो लकड़ियाँ कलेक्ट की जाती थी वो किस लिए की जाती थी, फॉर द फ्यूल, यानी सिर्फ जलाने के लिए की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे यही जो गैदरिंग है ऑफ वुड्स वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो लुम्बरिंग जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है उसमें कन्वर्ट हो गया। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो लुम्बरिंग में वुड को कट किया जाता है फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगलों से लकड़ी काटी जाती है, मेकिंग लॉग्स, यानी उनके जो बड़े बड़े ये लाइक द रोल है उस तरह से लॉग्स में कन्वर्ट करके इन्हें मिल्स तक भेजा जाता है ताकि वहाँ पे उनको जो नया शेप है वो दिया जा सके, ठीक है। एंशिएंट टाइम में जैसे कि हम जानते हैं कि जो वुड कटिंग है जस्ट ओनली फॉर फ्यूल, यानी फ्यूल के लिए ईंधन के रूप में की जाती थी। लेकिन आज यदि हम बात करें तो इंडस्ट्रीज़ में इन्हें एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। और बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो ओनली जो वुड है, जो लकड़ी है, उसी रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट है। क्लियर। जैसे बात करें एग्जांपल तो पेपर इंडस्ट्री की बात करें या फर्नीचर इंडस्ट्री की बात करें तो दैट आर बेस्ड ऑन द वुड्स, यानी लकड़ियों पे डिपेंडेंट है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जो वुड्स है या फिर लकड़ी है उसको दो तरह से यूटिलाइज किया जाता है, एक तो प्राइमरी लेवल पे, दूसरा कमर्शियल पर्पस के बेस पे। तो प्राइमरी लेवल की बात करें तो जो प्राइमरी लेवल का जो लुम्बरिंग है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में किया जाता है, जबकि कमर्शियल पर्पस की यदि लुम्बरिंग करें, वुड कटिंग करें तो रीजन ऑफ सब ट्रॉपिकल एरियाज में किया जाता है, ठीक। यदि हम बात करें, ये हमारी अर्थ है और ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल एंड देन पोलर। क्लियर। तो ये इक्वेटर के आसपास का एरिया है, वो कौन सा एरिया कहलाता है, ये कहलाता है ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है। तो इन ट्रॉपिकल रीजन्स में प्राइमरी लेवल पे जो वुड कटिंग है वो की जाती है, जबकि हम बात करें कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल यानी ये वाला एरिया और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल ये वाला एरिया, जिसको सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, तो यहाँ पे कमर्शियल पर्पस से जो वुड कटिंग है वो की जाती है। क्लियर। इसके अलावा यहाँ हम बात करें प्राइमरी लेवल पे जो यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं, यानी ट्रॉपिकल रीजन के जो फॉरेस्ट होते हैं कैसे होते हैं, हार्डवुड वाले, यानी यहाँ पे कठोर लकड़ी पाई जाती है। ट्रीज़ की बात करें कि कौन कौन से ट्रीज़ पाए जाते हैं, तो साल है, सागवान है, महोगनी, सैंडल, रोजवुड, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ ट्रीज़ है जो पाए जाते हैं। इसके अलावा शीशम, महुआ, बनियान यानी बरगद का पेड़, मैंगो, नीम एंड पीपल, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ट्रॉपिकल एरियाज है वहाँ पे पाए जाते हैं हार्डवुड के ट्रीज। क्लियर। यहाँ पे इसके अलावा इनका जो यूजेस है वो किसके लिए किया जाता है, तो इन लकड़ियों का जो यूज़ है वो होम को डेकोर यानी फर्नीचर बनाने में या फिर बोट्स बनाने में यानी नाव बनाने में किया जाता है। अब हम बात करते हैं कमर्शियल पर्पस है, तो जैसा कि हमने देखा कि कमर्शियल पर्पस है वो सब ट्रॉपिकल रीजन यानी दिस वन, इस एरिया में पाए जाते हैं, की जाती है। इसके अलावा यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी जो लकड़ी होती है वो कैसी होती है, सॉफ्टवुड यानी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ट्रीज़ कौन कौन से हैं, ट्रीज़ है सैप्रस, फर, चीर। क्लियर। और इन जो ट्रीज़ का जो यूज़ है वो किस लिए किया जाता है, फॉर द पेपर यानी पेपर बनाने में, मैच बॉक्स पैकेजिंग में, ठीक है। इन सारे मटेरियल्स को बनाने में इन जो सॉफ्ट वुड है उसका यूटिलाइजेशन
किया जाता है। तो आज यदि हम बात करें तो यूएसए, कनाडा, नॉर्वे एंड फिनलैंड, ठीक है, ये जो कंट्रीज़ है यहाँ पे जो वुड कटिंग है या लूमरिंग है वो फॉर द कमर्शियल पर्पज़ यानी कमर्शियल पर्पज़ के उससे एम से की जाती है, गोल को अचीव करने के लिए, यानी इंडस्ट्रीज़ में इनका ज़्यादा से ज़्यादा जो यूटिलाइजेशन है वो किया जाता है। अब जैसे कि हमने बात किया कि जो लूमरिंग है या वुड कटिंग है वो कमर्शियल पर्पज़ और प्राइमरी पर्पज़ यानी फ्यूल के लिए की जाती है, तो इसके कारण जो है डिफॉरेस्टेशन होता है, यानी जो जंगल है उनको काटा जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन के क्या इफ़ेक्ट है तो उनकी कुछ हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट है वो क्या है, लॉस ऑफ हैबिटेट। जैसा कि हमें पता है कि जो जंगल है, फॉरेस्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा सारे के सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं उनका क्या है, हैबिटेट है। तो जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग ने अपने कमर्शियल पर्पज़ से या फिर अपने सेल्फ पर्पज़ से वुड कटिंग की है या डिफॉरेस्टेशन किया है, तो इसके कारण से जितने भी हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं या फिर बर्ड्स हैं, ठीक है, उनके जो हैबिटेट है उनको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। फॉरेस्टेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको बैलेंस करता है ईच एंड एवरी फैक्टर के बिहाफ पे। तो डिफॉरेस्टिंग का जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा गैसेज हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं, जो उसको कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेजेंस है एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हम जानते हैं कि एज यूजुअली जो ट्रीज़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं एंड ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनहेल नहीं हो पा रही है और जिसके कारण से उसकी जो क्वांटिटी है वो एनवायरनमेंट में इंक्रीज़ हो रही है। क्लियर? जिसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैसेस को इंक्रीज होना। ठीक है। वाटर इन द एटमॉस्फेयर, वाटर की बात करें तो जैसे कि हम पता है कि जो वाटर साइकिल होता है उसको भी कहीं ना कहीं बैलेंस करते हैं ट्रीज़, यानी जिन एरियाज़ में ट्रीज़ या फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं तो वहाँ पे जो रेनफॉल है, बारिश है, वो बहुत अच्छी होती है। तो जो बारिश का जो रेन साइकिल का जो एक साइकिल है वो कंटिन्यूस चलता रहता है, जिससे कि ग्राउंड लेवल पे वाटर है वो फिर से ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाता है ड्यू टू द रेन। पर जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो वहाँ पे जो है रेनफॉल की जो क्वांटिटी है या रेनफॉल है वो अनबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण से जो सॉइल है वो ड्राई हो जाती है या फिर इस तरह से ये आपको दिख रहा है, ठीक है, अनफर्टाइल लैंड में वो कन्वर्ट होने लगता है। एंड जो ग्राउंड का जो वाटर लेवल है वो भी डे बाई डे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर में जो वाटर का जो बैलेंस है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन के कारण। सॉइल इरोजन एंड फ्लडिंग, या तो डिफॉरेस्टेशन है यानी पेड़ नहीं है तो जब रेनफॉल होगा भी, बरसात होती भी है तो ये सॉइल का इरोजन हो जाता है, या फिर उन एरियाज़ में क्या आ जाता है, फ्लड, यानी लगातार कंटिन्यूस यदि रेनफॉल हो रही है, बारिश हो रही है तो बाढ़ का सामना करना पड़ता है लोगों को। क्लियर? डिस्ट्रक्शन ऑफ होमलैंड्स, और इसके साथ साथ डिफॉरेस्टेशन के कारण बहुत सारे लोगों को जो है होमलैंड से उनका क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्लड होता है या फिर बारिश नहीं होती है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो इस सारे इफेक्ट के कारण जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो हमारा नेचुरल जो एनवायरनमेंट है वो डिसबैलेंस हो रहा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो डिफॉरेस्टेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, फिशिंग एंड लूमरिंग। आई होप आपको ये टॉपिक है वो समझ में आएगा। फिर भी यदि इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट और नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।